हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। एंड आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही जो बाकी का पार्ट्स बाकी है उन्हीं को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर कल सैटरडे है एंड परसों संडे। तो सैटरडे संडे को हमारे कॉमर्स के वीडियोस नहीं आते हैं, उस दिन मैं हिंदी के वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये जो है ये और खिंचाए, तो इसीलिए इसको मैं मंडे तक नहीं खींचूंगा, मैं इसको आज ही कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। लेकिन अगर बाय चांस अगर किसी भी कारण से नहीं हो पाता है, आज कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मैं मंडे को वीडियो ना देकर कल एक एक्स्ट्रा वीडियो आप सभी के लिए दे दूंगा। ओके, सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये आपका कल तक तो ख़त्म हो ही जाएगा या फिर आज ही ख़त्म हो जाएगा। सो बिना कोई देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो हमारा जो रीति रिवाज बन चुका है कि कुछ भी करने से पहले हम एक चीज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी के सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में बात करता है। मतलब अगर हमारे पास एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा ला सकती है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा ला सकती है, इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कितने समय के लिए पैसा ला सकती है। तो हम जानते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है वो दो समय के हिसाब से पैसा ला सकती है। एक होता है लॉन्ग टर्म हिसाब से एंड एक होता है शॉर्ट टर्म हिसाब से। अब लॉन्ग टर्म का हमने बहुत पहले कर लिया है और शॉर्ट टर्म जो है उसमें भी हमने लोन्स कर लिए हैं, पब्लिक डिपॉजिट जो है कर लिया है, और भी एक दो टॉपिक्स है जो कि हमारे हो चुके हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए जो पैसा लाते हैं उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म सोर्सेज में जो जो बाकी हमारे टॉपिक्स हैं हम उन्हीं को आज इसमें स्टार्ट एंड एंड करने वाले हैं। हमारा जो आज का सबसे पहला शॉर्ट टर्म का सोर्स आता है वो होता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। तो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का डेफिनेशन ये कहता है कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इन विच द बोरोड अमाउंट इज पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स along with interest. It is also called an installment plan or hire purchase plan. It is mostly used in acquiring long-term assets. In this process, the buying company has to pay a part of the price of the asset at the time of delivery of the assets, and the remaining balance amount is payable in a number of installments. The selling company charges interest on the amount due, and this interest is included in the amount of installments. A company can also buy assets on a hire purchase basis in which the ownership of the assets remains with the supplier till all the installments are paid. तो ये तो बहुत लंबा हो गया, इसको सबसे पहले हम अपने सिंपल लैंग्वेजेस में छोटे करके हम इसको सबसे पहले समझेंगे। ओके, तो ये चीज़ बेसिकली एक, तो ये जो चीज़ है वो किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है ईएमआई के बारे में। अब ईएमआई क्या होता है ये हम सभी जानते हैं कि हम में से बहुत लोगों के पास वो जो पूरा पैसा होता है वो पूरा पैसा हमारे पास नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल मुझे अगर एप्पल का एक फ़ोन ख़रीदना है, मुझे अगर आईफोन ख़रीदना है, तो आईफोन का दाम अगर 1,70,000 है तो मेरे पास उतना नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आईफोन कंपनी के पास एक पैसा जो कि जिसको डाउन पेमेंट कहा जाता है वो मैं उसके पास करके आ सकता हूँ। एंड जो बाकी का 1,60,000 रुपया है इसको मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता हूँ। अब मैंने अगर 10 महीनों का इंस्टॉलमेंट लेके रखा हुआ है तो 1,60,000 को अगर 10 महीनों के हिसाब से किया जाए तो हर महीना मुझे 16,000 रुपया पे करना होगा। एंड क्योंकि कंपनी से पैसा मुझे एक ही बार में नहीं मिल रहा है बल्कि हर महीने में मिल रहा है, तो इसके साथ मेरा एक इंटरेस्ट भी मुझे देना होगा। तो यही सेम चीज़ होता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में क्या होता है कि हमारा कंपनी जिस सामान को खरीदना चाहता है वो सामान को वो जो कंपनी है वो उसके वेंडर से खरीद तो लेता है लेकिन उसका पूरा पेमेंट वो एक बार में नहीं करता है। मतलब हमारा कंपनी जो है वो फुल एंड फाइनल पेमेंट एक ही बार में नहीं कर देती है। वो क्या करती है, वो सबसे पहले एक नॉर्मल अमाउंट जिसको कि हम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हैं
उसको सबसे पहले किया जाता है। एंड इंस्टॉलमेंट के हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, जो बाकी का लेफ्ट ओवर अमाउंट रहता है उस अमाउंट को हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे देते हैं। एंड इसी को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, मेरी जैसी एक बुक बाइंडिंग की फैक्ट्री है, तो मुझे अगर बुक बाइंडिंग की मशीन खरीदनी है एंड उस मशीन का दाम है फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि 50 लाख रुपए की मशीनरी मुझे खरीदनी है, लेकिन मेरे पॉकेट में पैसा सिर्फ 10 लाख रुपया है, तो मशीन तो आएगी नहीं। तो वो जो मशीन का वेंडर होगा, फॉर एग्जांपल ये मशीन को बेच रहा है एक आदमी जो कि है ये, एंड ये हूँ मैं जो कि मेरे कंपनी का, ये हूँ मैं जो कि अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड ये है वो बंदा जो कि उसको बेच रहा है। अब मैंने इसको कहा कि मुझे मशीन चाहिए, इसने कहा 50 लाख रुपए लगेंगे, मैंने कहा 10 लाख ही है, तो उसने कहा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा यार मुझे बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे एक और ज़ीरो होगा, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो वो कहेगा सबको होती है, तुम में क्या खास है। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं एक काम कर देता हूँ, तुम ये 50 लाख का सामान मुझे दे दो, लेकिन इसका पेमेंट मैं सारा का सारा एक ही बार में नहीं करूँगा। ये 50 लाख की मशीन है ना, तो मैं एक काम करूँगा कि एक सेकेंड, ये 50 लाख की मशीन है ना, तो मैं जो 10 लाख का अमाउंट है वो 10 लाख का अमाउंट मैं तुमको एक ही बार में दे देता हूँ। मतलब 50 लाख में से 10 लाख तो तुमको मैं आज ही दे रहा हूँ, लेकिन ये जो बाकी का 40,000 है, सॉरी 40 लाख है, ये 40 लाख मैं तुमको 2 साल में हर महीना कुछ कुछ पैसा देते हुए पूरा कर दूंगा। ओके, तो ये बोलेगा अच्छा बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं इतने दिनों मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा एंड उतने दिन इंतज़ार करने के बाद वो पैसा मेरे पास आएगा। तो कहेगा तुम टेंशन मत लो, ये जो 40 लाख रुपए हैं, इसको मैं 2 साल यानी 24 महीने के लिए ले रहा हूँ। तो अगर इसका हर महीने का अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, अगर मैं इसको करूँ तो ये हो जाएगा 2 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 0, 20 लाख, 2 छक्के 12, 2 दहीन के 10। मतलब ये हर महीना अगर देखा जाए तो ये 13, तो ये कुछ मैं एक बार में करके ही देख लेता हूँ ये कितना है। मेंटल मैथ्स मेरा मैथ्स था पहले, बट जब से मैंने इसको छोड़ा है मेरा मेंटल मैथ्स बहुत, मेरे को उस पर भरोसा नहीं रहता है, ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं, इसीलिए मैं इसको करके ही देख लेता हूँ कि अगर मैं बात करूं तो मुझे हर साल कम से कम 17, मतलब लगभग मैं 17,000 मैं हर महीने तुमको 2 साल के लिए देते रहूँगा। तो कहेगा चलो ठीक है, पैसा तो तुम मुझे 2 साल में दे ही दोगे, लेकिन मेरा क्या कहना है कि ये जो पैसा है ये मुझे 2 साल तक इंतज़ार करने के बाद मिल रहा है, तो उससे बढ़िया मैं किसी दूसरे आदमी को बेच देता हूँ जो कि मुझे 50 लाख का 50 लाख एक ही बार में देने को रेडी है। तो बोलते हैं अरे रुको भाई रुको, मैं तुम्हें हर महीना 17,000 तो दूंगा ही, लेकिन इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट, मतलब 17,000 तो मेरा नॉर्मल पैसा मुझे देना ही है, लेकिन 1,700 रुपया मैं तुम्हें अलग से दूंगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 17,000 प्लस 18,700 रुपया मैं तुम्हें हर महीना दूंगा। तो इससे तुम्हारा पैसा जो है वो भी पूरा हो जाएगा एंड मुझे अपनी सामान भी मिल जाएगी, एंड तुम जो बोल रहे हो कि तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट भी तुम्हें इस केस में मिल जाएगा। तो बोलेगा अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे पैसा भी मिल जा रहा है प्लस कुछ एक्स्ट्रा मनी भी मिल जा रही है, तुम्हें सामान मिल जा रहा है, तो सब खुश। तो ये जो यहाँ पे हुआ कि पूरे मशीन का हमने 50 लाख रुपया एक बार में ना दे करके यहाँ पे क्या किया है कि 10 लाख रुपया को हमने एज अ डाउन पेमेंट एक बार में कर दिया है, एंड बाकी का जो 40 लाख है उस 40 लाख को हम 2 साल के लिए हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट देते देते उसको 2 साल में पूरा करके दे देंगे। तो ये जो इस टाइप का जो हमारा यहाँ पर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। मतलब जहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा
दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे तो हमने अपने जेब से 10 लाख रुपए दे दिए, तो हमारे यहाँ पर ये फाइनेंसिंग का सोर्स कैसे हो, हमारे पास तो पैसा आया नहीं। देखिए, डायरेक्टली पैसा नहीं आया है, बट इनडायरेक्टली आया ही है। अगर वो आदमी ये बोलता कि 50 लाख का 50 लाख तुम मुझे आज ही दे दो और मैं किसी भी तरीके का यहाँ पर तुमको इंस्टॉलमेंट या फिर कुछ वैसा नहीं देने वाला हूँ, तो आपको जैसे तैसे करके दिन रात एक करके आपको वो 50 लाख रुपए उसे देने ही पड़ते। लेकिन क्योंकि उसने आपको एक फैसिलिटी दे दी है कि चलो ठीक है, तुम मुझे 10 लाख अभी दे दो, बाकी का 40 लाख 2 साल में दे देना, तो इससे इसकी वजह से आप सभी के पास एक मतलब एक फ्रीडम आ गया है। क्योंकि अगर आप उसे 50 लाख का 50 लाख एक ही बार में दे देते तो आपका सारा पैसा एक ही बार में खर्च हो जाता और मशीन पे ही सारा पैसा खर्च हो जाता, बाकी किसी चीज़ के लिए पैसा ही नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका मशीन पे जितना आपको मतलब जितना आप दे सकते थे आपने उतना दे दिया, और बाकी का पैसा जो कि 40 लाख रुपया जो कि आप 2 साल में देंगे वो आपको एक बार में देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इससे यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो पैसा है, ये पैसा जो कि आपका मशीन में पहले चला जाता, अभी वो पैसा वहाँ पर नहीं जा रहा है और ये पैसा दूसरे कामों में आप लगा सकते हैं। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक सोर्स बन जाता है। भले ही हमें यहाँ पर डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो पैसा है वो हमें मिलता ही है। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इंस्टॉलमेंट क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट, ये दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? दोनों में तो हम यही देख रहे हैं कि जो बेचने वाला है वो हमें सामान इस पे दे रहा है, लोन पे दे रहा है, तो फ़र्क ज़्यादा कुछ है नहीं। दोनों का अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसा है, लेकिन बस एक ही यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर मैं बात करूं ट्रेड क्रेडिट का, तो ट्रेड क्रेडिट में आप जब भी पैसा को रीपे करेंगे तो आपको लमसम में पैसा देना पड़ेगा। लमसम मतलब कि अगर मैंने किसी से 50 लाख का सामान उधार पे लिया था, तो जब मैं उसे वो 50 लाख का सामान के बदले में पेमेंट करूंगा तो मुझे 50 लाख का 50 लाख ही देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि 50 लाख के छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने उसको पेमेंट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब मैं पेमेंट करूंगा तो उस टाइम पे मुझे उसे 50 लाख का 50 लाख ही देना पड़ेगा। जबकि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में क्या होता है कि भले ही मैंने इसमें दूसरे किसी से लोन मतलब मैंने यहाँ पे लोन तो ले लिया है दूसरे किसी से, लेकिन इसका रीपेमेंट एक बार में नहीं होगा, इसका रीपेमेंट इक्वल लॉट्स में होगा, एंड उन्हें ही हम कहते हैं ईएमआईज। ओके, अब ईएमआई का मतलब तो सिंपली यही होता है कि हर मंथली बेसिस पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मंथली बेसिस पे ही हो, ये भी हो सकता है कि ईयरली बेसिस पे भी इसमें पैसा लिया जाता है, बट इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे, एक ही बार में सारा क्रेडिट का पैसा नहीं ले लिया जाएगा। जबकि ट्रेड क्रेडिट में आपको भले ही कितना ही अमाउंट का क्रेडिट क्यों ना मिले, आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो एक ही बार में उन्हें दे देना पड़ेगा। यू कैन नॉट से दैट कि भैया मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा देता हूँ, ऐसा वहाँ पर नहीं हो सकता है। जबकि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में क्या है कि आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में देना होगा। ओके, सो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्लियर हो चुका है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हर एक सोर्स का हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ना पड़ता है, तो ठीक है, हम वैसे ही इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसके साथ साथ ही पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला हमारा एडवांटेज यहाँ पर आता है वो है इजी मेथड। दिस इज़ अ वेरी इजी मेथड। इसके थ्रू पैसा लेना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैं सिंपली अपने वेंडर के पास जाऊँगा, मैं उसको बोलूँगा भैया ये लो मेरा डाउन पेमेंट एंड बाकी का बस एक खाता खोल दो, उस खाते में मेरा हर महीना इतना पैसा आएगा विथ इंटरेस्ट, बस वो लिख लो। तो यहाँ पे एक बहुत आसान तरीके से पैसा मिल जाता है। ओके, क्योंकि सबसे यहाँ पर ये जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि क्योंकि हमें इसमें सारा पैसा जो है वो एक ही बार में नहीं दे देना पड़ता है, तो हम मैक्सिमम चीज़ें अपनी पास ला सकते हैं। क्योंकि अगर सारा पैसा एक बार में दे देना पड़ता तो हमें जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ चीज़ छूट ही जाती। बट क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा देना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। इसमें हमें पूरा पैसा एक बार में देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम
इसमें हम अपने हिसाब से पैसा दे सकते हैं। तो इससे जो फर्म होता है उसके लिए मतलब जो एसेट्स खरीदना वो काफ़ी आसान हो जाता है। फिर अब बाइंग कंपनी कैन सेव कैपिटल। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर 50 लाख का 50 लाख हमें सारा का सारा अमाउंट अगर एक ही बार में दे देना पड़ता तो भैया सारा पैसा ही एक ही बार में चला जाता। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा खासा पैसा अपने पास सेव करके बाकी का जितना भी पैसा है वो सारा पैसा हम अपने दूसरे कामों में लगा सकते हैं। हम जो है वो कैपिटल को सेव करके रख सकते हैं। ओके फिर है इम्प्रूव्स वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि लोन पे या फिर क्रेडिट पे कोई भी सामान लेने से हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि भैया पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा ना तब लेंगे। मतलब वैसा कुछ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जब पैसा आएगा तब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कंपनी खोलनी है एंड अभी उसका एक बहुत फेवरेबल मार्केट चल रहा है, लेकिन मेरे पास मशीनरी खरीदने के लिए पैसा ही नहीं, आई डोंट हैव मनी टू बाय द मशीनरी। तो वैसे केस में ना ही मैं मशीन खरीद पाऊंगा, ना ही मैं अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई ये बोल दे कि जा तू मेरा मशीन खरीद ले, बाद में पैसे दे देना, तो इससे क्या होगा, इससे मुझे इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो उससे क्या होगा कि मैं अपने ज़रूरत हिसाब से अपने कंपनी में अपने एसेट्स को रख पाऊंगा एंड इससे जो मेरा वर्किंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छा हो पाएगा। ओके मतलब इसमें हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि अरे यार ये पैसा नहीं है, ये पैसा पहले जमा करते हैं फिर ले आते हैं, नहीं, उतना कुछ नहीं सोचना पड़ता है। फिर लेस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में बेसिक कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको सिंपली अपने वेंडर के पास अपना बैंक अकाउंट, अपना डेबिट कार्ड या फिर जो भी वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन होगा उसको आपको लिंक कराना पड़ेगा एंड वो हर महीने आपके अकाउंट से वो पैसे ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। तो इसमें कुछ उतना डॉक्यूमेंटेशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, बस सिंपली आपके नाम पे एक अकाउंट खोल दिया जाएगा कि इसका ये अकाउंट है, इस अकाउंट में से हर महीना इतना इतना पैसा ले लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत इसमें कम होता है। ओके अब कांस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जाहिर सी बात है कि अगर मुझे इस बारे में टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भैया ये मशीनरी मेरे पास आ भी पाएगी या फिर नहीं भी आ पाएगी, तो मुझे जब मन मैं अब मशीनरी खरीद के अपना सामान बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जैसे एक दिन में 5000 नोटबुक बनाया करता था, लेकिन डिमांड मार्केट में मेरे नोटबुक्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से मुझे अब हर दिन मुझे 10,000 रुपये का नोटबुक्स बनाना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए मेरे पास मशीनरी नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा मशीनरी तो चाहिए, लेकिन वो मशीनरी मुझे मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर मुझे इस टाइप का फैसिलिटी मिल जाएगा कि सारा पैसा एक बार में ना देकर थोड़ा पैसा अभी दे दो, बाकी का पैसा बाद में दे देना, तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे लिए क्या हो जाएगा कि वो जो प्रोडक्शन है जो कि मेरे लिए एकदम से रुक गया था, वो प्रोडक्शन को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ एंड अपना प्रॉफिट आराम से कमा सकता हूँ। इससे क्या होगा कि जो जनता होगी उसको जितना भी वो डिमांड कर रहे हैं वो सारा का सारा सामान उन्हें ठीक टाइम पर मिलता रहेगा। ओके तो ये था इसका एडवांटेजेस कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब जो एडवांटेजेस होता है उसका डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? हाई इंटरेस्ट टू बी पेड। अब देखिए एक इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में भले ही आपको सारा पैसा एक बार में नहीं देना पड़ता है, लेकिन उसमें जो आपको बाद में इंटरेस्ट देना पड़ता है वो इंटरेस्ट मार्केट के हिसाब से बहुत हाई होता है। मतलब ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक से अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं उससे कोई सामान खरीदते, तो हो सकता है कि उसके ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़े। लेकिन वही अगर आप ये सामान किसी से उधार पे लेते हैं, उधार में अगर आप 1 लाख लेते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट 12% तक चार्ज कर सकता है। तो अगर किसी नॉर्मल बैंक से पैसे ले करके काम किया जाता तो उस केस में हमें सिर्फ 10% का इंटरेस्ट ही देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें 10% के साथ साथ 12 यहाँ पर हमें 10% नहीं बल्कि 12% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है।
तो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है एज कंपेयर टू दी अदर सोर्सेज। दूसरे सोर्सेज के मुकाबले इंटरेस्ट काफ़ी हाई इसमें रहता है। ओके, अब प्राइस एक्चुअली पेड इज़ हायर देन दी ओरिजिनल प्राइस। अब देखिए कि ये तो सिंपल सा बात है कि ये तो होगा ही। अगर 50 लाख का सामान है, अगर 50 लाख का सामान है उसमें से मैंने 10 लाख जो है वो दे दिया एंड 40 लाख रुपया बाकी रहा, तो ये 40 लाख रुपया तो मैं इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे तो दूंगा, लेकिन आई विल हैव टू पे सम इंटरेस्ट। तो ये 40 लाख रुपया अगर मैं इंटरेस्ट के रूप में 40 लाख रुपया अगर मैं उसको इंटरेस्ट पे बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे देता हूँ, तो इस पे अगर मैं तो इसका अगर मैं 10% इस पे मैं अगर इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो 4 लाख रुपया का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। आई विल हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ 4 लाख रुपीज़। तो ये जो 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ रहा है, तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? 40 लाख प्लस 4 लाख 44 लाख एंड 10 लाख मैंने पहले ही दे दिया था। तो असली में वो मशीन जो है मुझे 54 लाख का पड़ा था। तो अगर मैं उसे इंस्टॉलमेंट्स में ना खरीद कर अगर एक ही बार में खरीद लेता तो वो मशीन मुझे कितने की पड़ती? वो मशीन मुझे पड़ती 50 लाख रुपए की। बट क्योंकि मैंने उसे इंस्टॉलमेंट्स में एंड दैट टू विथ इंटरेस्ट खरीद के रखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे वो मशीन 50 लाख की नहीं बल्कि 54 लाख की वो मशीन मुझे पड़ रही है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि इंस्टॉलमेंट तो मिल जाता है, लेकिन एट द एंड जो पैसा होता है वो पैसा हमें यहाँ पर ये मतलब जो पैसा होता है दैट इज़ वो हमें बाकी अमाउंट से ज़्यादा ही देना पड़ता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्स्ट्रा लायबिलिटी। अब देखिए ये जो फर्म होता है, ये फर्म के लिए ये जो इंटरेस्ट होता है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? आई होप आप सभी को मालूम होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सिंपल मतलब होता है वो एक ऐसा प्रॉफिट होता है जहां पर प्रॉफिट नहीं होता, वो एक ऐसा खर्चा होता है जो कि हमें देना ही है, भले ही हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे फर्म ने उतना पैसा का लोन लिया हुआ है तो उतने पैसे के बदले में हमें जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को देना ही होगा। अलॉन्ग मतलब इंटरेस्ट को देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो। तो इससे हमेशा फर्म के ऊपर में एक लायबिलिटी रहती है कि अरे यार इतना पैसा इंटरेस्ट के रूप में देना है तो इतना हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये इसके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके साथ साथ ये है कि अगर फर्म वो नहीं दे पाती है, फॉर एग्जांपल फर्म ने सामान तो खरीद लिया लेकिन वो इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं पे कर पाई, तो उससे जो फर्म का इमेज है वो इमेज भी मार्केट में खराब हो जाता है। देखिए लोन का ये है कि अगर आप लोन में अच्छे से डील कर पाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होगा, लेकिन अगर आप डील नहीं कर पाए सो दैट विल बी तो आपके लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत बन जाता है। ओके, फिर है लॉस ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स। अब देखिए आपको जो क्रेडिट मिला है वो ऐसे तो मिलेगा नहीं ना, तो वो तो आपको कोई मॉर्टगेज करने पे ही मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे 40 लाख रुपए का ईएमआई करवाया था, तो 40 लाख रुपए का ईएमआई क्या मुझे ऐसे ही मिल गया था? नहीं, मुझे इसके लिए अपना हो सकता है कि कोई मशीनरी या फिर कोई दूसरा एसेट जो कि मेरा कंपनी का है मुझे उसे गिरवी रखना पड़ रहा हो। तो ये जो हमारा ये होता है, ये जो यहाँ पर ये पॉइंट होता है कि हमें अपना एसेट को गिरवी रखना पड़ता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। दिस इज अ डिसएडवांटेज टू अस। व्हाई? बिकॉज अगर हम ये पेमेंट नहीं कर पाए तो उस केस में सिंपली ये जो सामान है ये हमारे हाथ से छूट जाएगा। ओके, ये समझ में आया? एंड जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि सेलिंग कंपनी इज एट रिस्क। अब जो मुझे बेच रहा है उसके लिए भी कोई ठीक नहीं है कि 40 लाख उसे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये तो हो चुका है, मतलब उसने तो मॉर्टगेज करके रख लिया है। हाँ, मॉर्टगेज करके रख तो लिया है, लेकिन ये जो मॉर्टगेज करके यहाँ पर रखा हुआ है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको भी बहुत तरीके से घपला किया जा सकता है। जो घपलेबाज होते हैं वो कोई भी तरीका निकाल ही लेते, कुछ ना कुछ तो वो निकाल ही लेते हैं। हो सकता है कि मैं 40 लाख रुपए लेकर के बाहर भाग जाऊं, जो कि विजय माल्या ने किया था।
जो कि नीरव मोदी ने किया था। ये सब इस पैसे को लेकर के बाहर भाग गए। अब कंपनी जब अब वो जो सेलर है वो जब मेरा एसेट को मार्केट में बेचने जाएगा तो वो वहाँ पर जाकर ये देखेगा कि ये जो एसेट है किसी दूसरे को बेच दिया गया है एंड उस आदमी ने इस एसेट को पैसे दे करके खरीदा हुआ है, तो फिर एक बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो रिस्क तो भैया हमेशा रहता है, भले ही मॉर्टगेज हो गया हो तो आपको थोड़ी सिक्योरिटी तो मिल जाती है, लेकिन मॉर्टगेज का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा आपका 100% सिक्योर्ड है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। ओके, सो होप सो कि आपको ये जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट क्रेडिट था वो समझ में आया होगा कि इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या होता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कस्टमर एडवांसेस की कस्टमर एडवांसेस क्या होता है। अब इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कस्टमर ने जो पैसा हमें एडवांस में दे करके रखा हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा काम कराना होता है जो कि काफ़ी मुश्किल होता है या फिर जिस काम को करने के बाद ये ठीक नहीं रहता है कि मैं उसे खरीदूंगा भी या फिर नहीं खरीदूंगा, तो वैसे केसेस में हमें एक एडवांस का अमाउंट दे देना पड़ता है। जो कि हम सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जब हम कोई भगवान की मूर्ति बनवाने जाते हैं, जैसे गणपति की मूर्ति बनवाने गए या फिर दुर्गा माता की मूर्ति बनवाने गए, तो उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि हम जाके उसको बोलते हैं कि भैया मुझे इतनी बड़ी गणपति चाहिए, तुम इतनी बड़ी बना करके रखना। वो बोलेगा ठीक है साहब, मैं बना करके तो रखूंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जब मैं बना करके रखूंगा तो आप आकर खरीदोगे ही खरीदोगे। अगर आप नहीं खरीदे तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो उस केस में वो ये बोलेगा कि ताकि मुझे आप पर भरोसा रहे एंड अगर आप नहीं भी खरीदने आए स्टिल मुझे जो है लॉस ना हो, इसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ये जो गणपति की मूर्ति है ये अगर 50,000 रुपये की आती है तो आपको मुझे अभी कम से कम 20,000 रुपया जो है वो एडवांस के रूप में दे देना होगा। तो यही जो चीज़ होती है इसी को हम लोग बोलते हैं कस्टमर एडवांस। दिस इज व्हाट वी कॉल कस्टमर एडवांस। कस्टमर एडवांस का मतलब वो पैसा जो कि कस्टमर ने उस कंपनी को पहले से दे करके रखा हुआ है बिफोर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, मतलब इससे कि पहले उसे वो सामान मिल जाए उसने ऑलरेडी एक अमाउंट आपको दे करके रखा हुआ है। तो customer advances may be defined as the part of payment made in advance by the customer to the company for the procurement of goods and services in the future. It is also called cash before डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी हमें मालूम है कि जब डिलीवर हो जाएगा उस टाइम पे कैश देंगे, एंड कैश बिफोर डिलीवरी का मतलब कि अभी तक सामान हमें मिला नहीं है, अभी तक डिलीवरी जो है वो हुई नहीं है, लेकिन हम जो पैसा है वो पहले ही दे देंगे। द कस्टमर्स पे द अमाउंट इन एडवांस व्हेन दे प्लेस द ऑर्डर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रिक्वायर। मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स विच आर इन शॉर्ट सप्लाई यूजुअली एडवांस मनी एक सेकेंड from the customers at the time of accepting their orders. For example, a customer has to make an advance payment of money at the time of booking a car, a telephone connection, etc. Contractors constructing buildings, etc. are also demand an advance from their clients. मतलब सिंपली आप यहाँ पर ये समझ के रखिए कि जहाँ पर खरीदने वाली जो चीज़ होती है वो बहुत बड़ी होती है एंड उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व रहता है। मतलब इतना पैसा कि उसमें हम सिंपली उसको रिटेल में बेचने के बारे में नहीं सोच सकते। मतलब सोच तो सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं खरीदा तो हमें वहाँ पर एक बैकअप चाहिए होता है। तो वैसे केसेस में एक एडवांस के रूप में पैसा ले लिया जाता है। एंड ये जो एडवांस के रूप में पैसा लिया जाता है, व्हाई इज दिस मनी टेकन? दिस इज टेकन फॉर फाइनेंसिंग। तो एडवांस के रूप में जो हम लोग पैसा लेते हैं ये भी हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए एक फाइनेंसिंग का सोर्स होता है। ओके, अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस होंगे, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो है चीप सोर्स, काफ़ी सस्ता सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को उस अमाउंट के ऊपर में कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल कि मैंने अपने कस्टमर से 5 लाख रुपया का 5 लाख रुपया का जो है कस्टमर एडवांस लेके रखा हुआ है। अब मुझे इस कंपनी के ऊपर में मेरी कंपनी को इस पे इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। माई कंपनी नीड नॉट पे दैट इंटरेस्ट। वाई? क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा एक लोन के अमाउंट पे किया जाता है, लेकिन ये कोई लोन का अमाउंट नहीं है, ये मेरा ही पैसा है जो कि फ्यूचर में चल के तो मेरे पास आएगा ही आएगा। बट क्योंकि मुझे सिक्योरिटी चाहिए उसके लिए ये पैसा मैंने पहले से ही ले करके रखा हुआ है।
सो दिस इज द रीज़न वाई दिस इज, तो इससे तो यही वो रीज़न है कि इसको लोन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इस पे हमारी कंपनी को क्योंकि कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है तो ये काफ़ी सस्ता प्रोसेस हो जाता है। अगर यही होता कि कस्टमर ने एडवांस दिया एंड जितने महीने के लिए एडवांस दिया उस पर 10% इंटरेस्ट, मतलब 5 लाख पे 50,000 रुपये इंटरेस्ट, क्या उसका कोई मतलब होता? नहीं होता, वो महंगा प्रोसेस हो जाता। तो क्योंकि इसमें हमें कोई इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं देना पड़ता है तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। एक्स्ट्रा खर्चा ना होने की वजह से ये एक काफ़ी सस्ता प्रोसेस होता है। फिर है जब इंटरेस्ट नहीं देना होगा तो कोई इंटरेस्ट का बर्डन भी नहीं रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ बर्डन कि भैया हमारा जो इंटरेस्ट है इतना पैसा हमें देना ही है तो इतना पैसा हमेशा अपने कंपनी में मेंटेन करके रखो, ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन यहाँ पर नहीं होती है। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है नो चार्ज और एसेट्स। अब क्योंकि यहाँ पे हम कोई लोन ही नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारी कंपनी को किसी भी तरीके का कोई मॉर्टगेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली देखिए ये जो 5 लाख रुपए हैं, जैसे अगर आप गणपति, अगर मान के चलिए आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 लाख का गणपति लेने जाते हैं तो 5 लाख रुपया अगर आप उसे एडवांस में दे देते हैं तो क्या ये 5 लाख रुपया उसके लिए लोन है? लोन तो नहीं है, क्योंकि ये 5 लाख रुपया उसे फ्यूचर में चल के मिलने ही वाला है, लेकिन जस्ट फॉर सिक्योरिटी उसने आपसे ये पैसा पहले ही लेकर के रखा हुआ है। सो दिस इज नॉट अ लोन। तो क्योंकि ये एक लोन नहीं है तो इसको लेने के लिए उसे कोई भी अपना एसेट गिरवी पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन द सेम मैनर अगर किसी कस्टमर ने हमारे कंपनी को एडवांस दे करके रखा हुआ है, सो ऑल्दो उससे हमने पैसा पहले ले लिया है बिना सामान को डिलीवर किए, स्टिल उसके ऊपर में हमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट या फिर किसी भी तरीके का मॉर्टगेज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे नो ऑब्लिगेशन ऑफ रीपेमेंट रहता है कि हमें किसी भी तरीके का यहाँ पर रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पैसा हमारा ही है। ये पैसा ऐसा नहीं है कि आज ले लिया तो कल हमें वापस भी दे देना होगा। ओके, फिर इसके बाद है रिलीफ टू द कस्टमर। अब कस्टमर जो होता है उसके लिए भी एक रिलीफ होता है। कैसे रिलीफ होता है? अगर 6 लाख का गणपति है, अगर वो ये बोलता है कि ठीक है साहब आप घर जाओ, आप घर से सारा पैसा एक बार में लेकर के आ जाना, तो एक ही बार में इतना पैसा जमा करना ये आसान नहीं होता है, दिस इज़ नॉट ईजी। लेकिन अगर उसने एडवांस पहले से दे करके रखा हुआ है, जैसे अगर 5 लाख रुपया हमने यहाँ पर एडवांस दे करके रखा हुआ है तो बाकी सिर्फ अभी 1 लाख रुपया ही है, तो मेरा 6 लाख में से 5 लाख का बर्डन मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, तो इससे मुझे 1 लाख रुपया बस और जमा करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर पैसा हमारे पास रहेगा तो वो खर्चा हो ही जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि जिसको वो अल्टीमेटली जाने ही वाला है वो उसी के पास हम उसे दे दे। ओके, फिर इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये पॉइंट प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने तो कभी नहीं देखा है, लेकिन थियोरेटिकली ये पॉसिबल है कि अगर हमने किसी से कस्टमर से एडवांस का पैसा लिया हुआ है एंड हमने बहुत ज़्यादा एडवांस ले लिया है जिससे हमारी कंपनी में ओवर कैपिटल हो चुका है, तो उस ओवर कैपिटल को हम लोग ठीक कर सकते हैं। हम उस पैसे को रिफंड कर सकते हैं जिससे कि हमें जब मन चाहे वो पैसा हमारा यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, फिर इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है? तो पहला है बेनिफिशियल ओनली टू सिलेक्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर है वो कस्टमर आपको पैसा पहले दे रहा है और सामान बाद में ले रहा है, तो क्या वो हर एक को दे देगा? नहीं, वो उन्हीं कंपनीज को देने के बारे में सोचेगा जिनका मार्केट में गुडविल अच्छा हो। ही विल ओनली गिव दैट टू सच कस्टमर्स विच हैव गुडविल इन द मार्केट। सो बिकॉज ऑफ दिस ये हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ओके, अब इसके बाद है यूसेज इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड। अब देखिए ये जो कस्टमर एडवांस होता है ये शॉर्ट टर्म का लोन है, तो ये शॉर्ट टर्म का पैसा है, तो ये लॉन्ग टर्म का पैसा जिनको चाहिए होता है उनके लिए ये कोई काम का नहीं है। दिस इज नॉट यूजफुल फॉर द वंस हु आर वांटिंग द लॉन्ग टर्म मनी। लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये कोई काम का नहीं होता है। ओके, एंड ये जो पैसा होता है ये बहुत कम समय के लिए ही मिलता है। मतलब कस्टमर एडवांस जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर जो है वो हमें कुछ एडवांस दे करके गया हुआ है। तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि कस्टमर जो होता है, देखिए एक कंपनी को ऑर्डर देना एक अलग बात होती है। कंपनीज को रोज़मर्रा जैसे ऑर्डर्स नहीं आते हैं कि रोज़ 100 कस्टमर, करोड़ों
करोड़ों कस्टमर्स रोज हमें ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम अभी कंपनी के व्यू पॉइंट से भर रहे हैं। तो कंपनी को जो होता है ऑर्डर बहुत हो सकता है कि एक महीने में एक दो ऑर्डर्स मिलता हो, ऑर्डर्स भले ही बहुत ज़्यादा अमाउंट का रहता है लेकिन एक दो ऑर्डर्स मिलता हो। तो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी ये सोचती है कि हम कस्टमर एडवांस के थ्रू पैसा रेज करेंगे तो ये एक काफ़ी अनरिलायबल सोर्स है, क्योंकि इसमें पैसा सिर्फ तभी मिलता है जब कोई डील हुआ हो। सो बिकॉज ऑफ दिस, ये पहली बात तो शॉर्ट टर्म का है, तो लॉन्ग टर्म में इसका कोई काम नहीं है। एंड उसके बाद है कि क्योंकि इससे हमेशा हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आते। जैसे किराने की दुकान में क्या होता है, हर दिन कम से कम 100-200 कस्टमर्स आते हैं, लेकिन एक कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी को बहुत मतलब ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं होता है कि हमें कस्टमर एडवांस मिलता है, ये कभी कभी हमें मिलता है। ओके अब लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंस कैन बी रेज्ड। अब जाहिर सी बात है भैया, ये शॉर्ट टर्म का सोर्स है, तो इससे हमारे पास एक मतलब एक ठीक अमाउंट तक या फिर बहुत कम अमाउंट तक ही पैसा आ पाएगा। अगर कोई चीज़ 5 लाख की है तो 5 लाख का चीज़ के लिए कोई अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई एडवांस देगा तो 2.5 लाख रुपया देगा, उससे ज़्यादा एडवांस कोई नहीं देगा। 5 लाख का 5 लाख रुपये एक ही बार में सारा पैसा एडवांस नहीं दे दिया जाता है। ओके फिर इसके बाद सोर्स नॉट मच रिलायबल। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस बाय कस्टमर एडवांसेस इज नॉट मच रिलायबल एज द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द गुड और सर्विसेज, देयरफॉर इट वैरी फ्रॉम वन गुड और सर्विसेज टू अनदर गुड और सर्विसेज। दिस वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ एडवांसेस मेक्स द प्रोसेस नॉट स्टर्डी एंड कंपनी शुड नॉट गेट मच डिपेंडेंट ऑन दिस। जैसा कि मैंने कहा कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता कि रोज 100 कस्टमर्स, हजार कस्टमर्स आते हो, नहीं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में 2-3 महीने में एक कस्टमर आता है जो कि 2-3 महीनों का ऑर्डर भले ही दे देता हो, लेकिन ऑर्डर सिर्फ वहां पर एक ही बार में दिया जाता है। तो इससे क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमें फाइनेंसिंग नहीं होती है, हम मल्टीपल टाइम फाइनेंसिंग इसमें नहीं करते हैं, तो इसी वजह से ये उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। इसके बाद क्या है कि अगर मेरी जॉइंट स्टॉक कंपनी 2 टाइप की चीज़ बनाती है, जैसे एक टाइम पे मेरी जॉइंट स्टॉक कंपनी साबुन बनाती है, एक टाइम पे मेरी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो शैम्पू बनाती है। तो साबुन का अलग दाम है, शैम्पू का अलग दाम है। तो शैम्पू के लिए मुझे एडवांस का पैसा अलग मिलेगा, इसके लिए अलग मिलेगा। अब अगर ये हो गया कि मार्केट में मेरा शैम्पू जो है वो नहीं चल रहा है, तो मेरा यहाँ से जो पैसा आना है वो बंद हो जाएगा। तो ये कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। 1-2 बार इसके थ्रू पैसा लाना मान लिया गया, लेकिन हमेशा इसके थ्रू पैसा नहीं लाया जा सकता है। ओके ये था। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि है फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? फैक्टरिंग का मतलब ये होता है, फैक्टरिंग इज अ शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस सोर्स इन विच बिजनेस फाइनेंस इज रेज्ड थ्रू द सेल ऑफ बुक डेट्स टू अ थर्ड पार्टी बिजनेस फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन एट अ प्राइस लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द बुक डेट। इन फैक्टरिंग, a company which is in immediate need of business finance sells its account receivable to a third party business firm or organization called a factor at a discount and gets the amount presently required. The factor generally makes advances up to 60% of the accounts receivable in the company. When the book debt matures, the debtor of the company makes payment to the company which in return forwards it to the factor. देखिए ये डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है। अगर आपको डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज मालूम है तो आपको इसमें कोई भी किसी भी तरीके का यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक आदमी जिसका नाम है मिस्टर ए। ओके एंड ये क्या कर रहा है, ये इस कंपनी को इसने फॉर एग्जांपल हम अपना ही यहाँ पर ये लेते हैं कि इस कंपनी से इसने सामान खरीदा जिसके लिए इसने 2 लाख रुपया एडवांस के रूप में दे दिया एंड कंपनी को इससे बाकी और 8 लाख रुपए हैं जो कि इसे बाकी के पैसे इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। मतलब 2 लाख रुपया एक ही बार में दे दिया गया एंड बाकी का जो 8 लाख रुपया है वो इसने इंस्टॉलमेंट में कंपनी को देना है। अब कंपनी के पास 2 लाख आया, कंपनी ने उसे खर्च कर दिया। अब कंपनी को जो है उसे एकदम से पैसों की ज़रूरत हो जाती है, इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत हो जाती है। तो अब वो ये नहीं कर सकती है कि इसको बोले कि भाई अब तुम 8 लाख रुपया दे दो। क्यों? क्योंकि उसने इसके साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके रखा हुआ है एंड उसमें यहाँ पर लिख दिया जाता है कि इतने तारीख को मैं पेमेंट करूँगा। तो अगर उस आदमी का मन नहीं है
तो वो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम पैसा पहले दे दो। आप उसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो अगर देना चाहता है तो वो दे सकता है, बट उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपके कहने पे उसे देना ही होगा। वो टोटली उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि वो देना चाहता है या फिर नहीं देना चाहता है। तो अगर उसने देने से मना कर दिया तो आपको तो 8 लाख अभी के अभी चाहिए, तो 8 लाख आप अभी लाएंगे कहाँ से? आपका कस्टमर अभी नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास तो खुद अभी 8 लाख नहीं है, तो मैं तुम्हें कहाँ से 8 लाख दूंगा? तो ऐसे केस में आप किसी दूसरे बंदे के पास जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी के पास आप गए एंड आपने उसको बोला कि देखिए ये बात है कि मैंने उस कस्टमर से 2 लाख रुपया जो है वो एडवांस के रूप में लिया था एंड बाकी का 8 लाख रुपया जो है वो मुझे मिलने वाला है, लेकिन वो 8 लाख रुपया वो मुझे 2 महीने बाद देने वाला है, लेकिन मुझे अभी के अभी 8 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो आप एक काम कीजिए, वो 8 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए एंड बाद में जब वो पैसा मुझे दे देगा तो वो पैसा मैं अपने हाथ से लेकर के आपको दे दूंगा। मतलब आप मुझे 8 लाख रुपए अभी दे दीजिए एंड बाद में जब मेरे पास 8 लाख रुपए आएंगे तो मैं आपको उनमें से दे दूंगा। तो ये बोलेगा बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? मैं तेरे को 8 लाख देगा और तू मेरे को 8 लाख देगा, बीच में मेरा क्या फ़ायदा होगा? व्हाट इज़ माई, मेरा मेरा यहाँ पे क्या लाभ होगा? तो ये बोलेगा चलिए ठीक है, आप मुझे 8 लाख मत दीजिए, आप मुझे 8 लाख की जगह, एक सेकेंड, आप मुझे 8 लाख की जगह आप मुझे 6.5 लाख रुपए दे दीजिए, 6.50 लैक्स। ओके, आप मुझे 6.5 लाख रुपए दे दीजिए एंड जब मेरे पास 8 लाख रुपए आएंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा 8 लाख रुपए दे दूंगा। अब बोलेगा ये हुई ना बात? तो ये अब हंसने लग गया, काफ़ी डरावनी स्माइल है। तो ये अब हंसने लग गया, तो इसने इसको 6.5 लाख दिया एंड इसने इसको जो है बाद में जब इसके पास पैसा आया तो 8 लाख रुपया दे दिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैक्टरिंग। यहाँ पे ये भी डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जैसा ही है, लेकिन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसमें बस इतना फ़र्क है कि डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ ये जो चीज़ है वो की जाती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि यही चीज़ जो है वही चीज़ हम दूसरे चीज़ों के साथ करते हैं। मतलब कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट जैसे बिल्स रिसीवेबल हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, मतलब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को छोड़कर जब ये किया जाता है तब इसको फैक्टरिंग कहा जाता है। ओके, अब ये जिस आदमी ने हमें वो पैसा दे दिया है इसको इस केस में कहा जाता है फैक्टर। ओके, तो ये होता है फैक्टरिंग कि मुझे जो पैसा किसी से मिलने वाला है वो एक पर्टिकुलर डेट पे मिलने वाला है एंड ये चीज़ रिटन है, तो रूल के हिसाब से मैं उससे ये पैसा उस डेट के पहले नहीं मांग सकता हूँ। अगर उसका मन हुआ तो मुझे वो पैसा दे सकता है, बट ही इज़ नॉट बाउंड टू गिव मी दैट मनी। तो अब अगर ऐसे केस में उसने पैसा देने से मना कर दिया पर मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, तो मैं किसी दूसरे आदमी से पैसे ले लूँगा, भले ही वो मुझे 100-150 कम ही दे देगा, लेकिन पैसा तो मिल जाएगा ना भाई। ये यहाँ पर मुझे 1.5 लाख रुपया कम दे रहा है, लेकिन बिजनेस में टाइम ही सब कुछ मैटर करता है। अगर इसके पास ये 6.5 लाख रुपए आज आ गए तो ये इस 6.5 लाख को 15 लाख में कन्वर्ट कर सकता है। यस, इट इज़ पॉसिबल, वो 6.5 लाख को 15 लाख में कन्वर्ट कर सकता है। तो पहले उसे 8 लाख मिलने वाले थे, अभी उसे 15 लाख मिलने वाला है। मतलब तो उसका यहाँ पर कितना का खर्चा हुआ, उसे यहाँ पर कितने कम पैसे मिले? उसे 6.5 लाख मिला एंड उसे 1.5 लाख रुपया नहीं मिला, मतलब 1.5 लाख रुपया का उसे लॉस हुआ। तो लेकिन उसने 1.5 लाख रुपया के लॉस के बदले में 15 लाख रुपया जो है उसने जनरेट कर लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसे मिला 6.5 लाख, लेकिन उसने यहाँ पर करीब 9.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा जनरेट कर लिया है। मतलब 1.5 लाख रुपया कम लेकर के 9.5 लाख रुपया इसने यहाँ पर मार्केट में बना लिया है। तो इसीलिए फैक्टरिंग किया जाता है। बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर उससे तो पैसा कम मिलेगा तो वो ये बात को क्यों करेगा? तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि बिजनेस में जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड ये टाइमिंग के मैटर करने की वजह से ही हमारा यहाँ पर
लोग जो है वो कम पैसे लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उनका लॉस होगा उससे ज़्यादा पैसे वो उस टाइम पे बना लेंगे। अब अगर यहाँ पे ये उसे 8 लाख ही, अगर यहाँ पर उसे वो 8 लाख नहीं देता तो भले ही उसे वो पैसा 2 महीने बाद मिल जाता, लेकिन 2 महीने बाद मिल के भी क्या हो जाता। ओके, सो तो यही होता है फैक्टरिंग। ओके, अब इसका एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज है भैया, फाइनेंस रेडिली अवेलेबल है, जब मन चाहा फैक्टर के पास गए एंड वहाँ से अपना पैसा लेकर के आ गए। ओके, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका है तो हमारे पास यहाँ पर सरप्लस या फिर डेफिसिट कैपिटल नहीं होगा। जब भी हमें ऐसा लगेगा कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है तो हम उस पैसे को अपने फर्म से बाहर निकाल सकते हैं, एंड जब भी हमें ये लगेगा कि बहुत कम पैसा हो गया है तो हम उस पैसे को मार्केट से अपने कंपनी में इंक्लूड भी करवा सकते हैं। फिर एसेट पे कोई चार्ज नहीं बनता है। जाहिर सी बात है कि मैं अगर यहाँ पे 8 लाख दे करके 6.5 लाख रुपया ले रहा हूँ तो मैं तो कोई लोन तो ले नहीं रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके का एसेट को चार्ज पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर है नो डिवीजन ऑफ ओनरशिप, यहाँ पर ओनरशिप डिवाइड नहीं होती है। ओनरशिप का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं आता है। मैंने उसे 8 लाख दिया, उसने मुझे 6.5 लाख दिया, ओनरशिप का यहाँ पे कहाँ से आ गया? तो इसमें ओनरशिप यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होते। फिर है फैसिलिटेट्स स्मूथ बिजनेस प्रोसीडिंग्स, मतलब यहाँ पर जो है बिजनेस प्रोसीडिंग्स बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मुझे, जैसे कि मैंने कहा कि आप बोलेंगे कि सर उसने 1.5 लाख रुपया का नुकसान खाया, लेकिन 1.5 लाख रुपया का नुकसान खा के उसने 9.5 लाख रुपया बना भी तो लिया। अब यही पैसा अगर उसे 2 महीने बाद मिलता तो हो सकता है कि वो कुछ भी नहीं कमा पाता। तो क्योंकि इससे फाइनेंस जो है वो रेडिली अवेलेबल होता है, जब मन चाहा तब हमें फाइनेंस मिल जाएगा, तो उस केस में इससे जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली चल सकता है। क्योंकि स्मूथ बिजनेस के लिए स्मूथ पैसा चाहिए, एंड ये स्मूथ पैसा हमें यहाँ से मिल सकता है। ओके, फिर है एक्सपेंसिव। हाँ भैया, एक्सपेंसिव तो है, 1.5 लाख रुपया का नुकसान हो गया। वो अलग बात है कि बाकी बाद में 1.5 लाख रुपया में मिल गया, लेकिन वो तो इस केस में मिल गया कि क्योंकि वो कंपनी अच्छी थी, वो आदमी जानता था। लेकिन अगर ऐसा होगा कि 1.5 लाख रुपया हमने लॉस तो कर लिया, लेकिन बाद में उसको हम लोग ये भी नहीं ले पाए, तो क्या होगा? ओके, फिर है कंपनी बेयर्स लॉस इन केसेस ऑफ बैड डेब्ट्स। अब देखिए, अगर जिस आदमी से मुझे वो पैसा ले करके अपने फैक्टर को देना था, उस आदमी ने मुझे पैसे ही नहीं दिए, मतलब ये जो मेरा आदमी था मिस्टर ए, जो कि मुझे पैसा देने वाला था, इसने कहा कि भाई मेरा पैसा डूब गया है एंड आप उससे पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस आदमी को अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा है। पहले क्या था कि ये आपको पैसा देगा एंड आप इसको पैसा देंगे, लेकिन अभी ये पैसा आपको अपने जेब से देना पड़ रहा है। तो अगर ये है वो अगर आपको नहीं दे पाता है तो उसमें कंपनी को जो है वो अपने जेब से पैसा देना पड़ता है। ओके, फिर है सोर्स नॉट बेनिफिशियल टू ऑल कंपनीज। भैया हर एक कंपनी को नहीं मिलती है यहाँ पर पैसा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिस्क और रिस्क है। आपने अपने कस्टमर से बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लिया, समझ में आता है, लेकिन आपका जो फैक्टर है वो आपके साथ क्या फैक्टरिंग में अग्रीमेंट में जाना चाहेगा या फिर नहीं जाना चाहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो टोटली आपके क्रेडिट वर्जनेस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई ऐरा गैरा कंपनी किसी फैक्टर के पास जाकर बोलता है कि भाई मेरे को 6.5 लाख दे दे, बाकी का 8 लाख मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, क्या भरोसा है कि वो दे देगा? तो जॉन स्टॉक कंपनी जो कि बहुत अच्छा नाम कमा चुकी है मार्केट में, फैक्टरिंग जो होता है वो भी उसी को मिलता है। ओके, फिर इसके बाद है रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। अब बहुत सारे यहाँ पर बात है भैया, देखिए पहले मुझे 8 लाख रुपया जो है वो मिलने वाला था, अब मुझे सिर्फ 6.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो 1.5 लाख का मुझे लॉस हो गया। अभी जो 1.5 लाख का लॉस हुआ है ये मैं कहाँ से काटूंगा? अपने प्रॉफिट से, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो घट जाएगा। ओके, फिर इट मे क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस रिलेशंस। अब बहुत बड़ा बात है भैया कि मैं अपने फैक्टर के पास हर महीने जाता था, मैं उससे अपना बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा के उसे बाद में पैसे दे दिया करता था। 2-3 महीने हो गए लेकिन मेरा जो डेटर है वो मुझे ही पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं उसे कहाँ से पैसे दूंगा?
तो इससे बिजनेस रिलेशंस खराब हो सकता है। अगर जिस आदमी को पैसे देने हैं वो हमें नहीं देता है तो उसका और हमारा बिजनेस रिलेशन खराब हो सकता है। तो इससे जो है हमारा बिजनेस रिलेशंस वो काफ़ी हद तक खराब हो सकता है कि अगर देखिए लोन में ये बात है ही कि अगर आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपका जो बिजनेस रिलेशन है वो खराब होगा ही होगा। एंड ये सिर्फ बिजनेस के केस में नहीं होता है, ये बाकी सब भी केसेस में होता है। ओके, अब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है, इसका नाम से ही हम इसको समझेंगे। देखिए इंटर कॉर्पोरेट मतलब, जो कि इंटर मतलब बीच में, एंड कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। तो एक कंपनी जब दूसरे कंपनी में पैसा लगाती है तो उसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहा जाता है। यस, एक कंपनी दूसरे कंपनी में भी पैसा लगा सकती है, क्योंकि बहुत जगह हम लोग देखते होंगे कि जैसे ये कंपनी है, इसको टाटा कंपनी ने बैक करके रखा हुआ है, मतलब टाटा कंपनी ने उसमें अपना पैसा लगाया हुआ है। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी दूसरे जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में पैसा लगा सकती है। एंड ये जो पैसा लगाना होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। मीन्स व्हेन वन कंपनी इन्वेस्ट्स इन द एसेट्स ऑफ अदर कंपनी इट इज नोन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। एक कंपनी दूसरे कंपनी के बीच में जो डिपॉजिट्स है वो दे रही है। ओके, नाउ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज अ शॉर्ट term financing source in which one company borrows funds from another company for a specific period in order to carry out business proceedings। एक कंपनी दूसरे कंपनी से ले रही है या फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी को दे रहा है, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से लोन लेती है अपना बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। ओके, ये यहाँ पर इसका, तो ये बेसिकली यही होता है। जैसे अगर मान के चलिए ये मेरी कंपनी है जिसका नाम है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स, एंड ये मेरी और एक कंपनी है जो कि आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है द रिवाइनर्स। ये बेसिकली एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। तो अगर मेरी इस कंपनी को पैसा ज़रूरत है तो मैं इस कंपनी से इस कंपनी में फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। Okay. In this process, a company which has deficit funds and requires them borrows the funds from another company which has surplus funds and is ready to invest। यहाँ पर एक कंपनी होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा एंड जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, एंड एक कंपनी होगा जिसके पास बहुत कम पैसा होगा एंड वो ये चाहती है कि दूसरा कोई उसके अंदर में इन्वेस्ट करे। तो ये यहाँ पर होता है। ओके, इसका एडवांटेजेस क्या होगा, इंस्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स। इसमें जो पैसा है जब भी मन चाहा ले सकते हैं। जैसे क्योंकि ये दोनों कंपनीज मेरी है तो मैं जब भी चाहूँ अपने इस कंपनी से पैसा को इस कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ओके, फिर इजी एंड कन्वीनियंट मेथड। यहाँ पे कोई भी हाथी घोड़ा का खेल नहीं है, यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ खास यहाँ पे होती नहीं है। बस सिंपली इस यहाँ पर यहाँ से पैसा उठाया, यहाँ पे पैसा डाल दिया। ओके, फिर इंफॉर्मेशन इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अब देखिए इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लाएंगे, तो उस केस में हमें जो पैसा है हमें पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी ही सिर्फ दूसरे कंपनी को पैसा दे रही है, कोई दूसरा कंपनी नहीं दे रहा है, तो ये भले ही ये जो मेरी कंपनी है, ये कंपनी इस कंपनी का बायोडाटा चेक करेगी, लेकिन बायोडाटा अगर चेक भी होगा तो वो भी सिर्फ एक ही एंटिटी कर रही है। ओनली दिस कंपनी इज चेकिंग द बायोडाटा ऑफ दिस कंपनी, और कोई यहाँ पर चेक नहीं कर रहा है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम लोगों तक ही खुलता है। ओके, फिर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग बिजनेस रिलेशंस। जो बिजनेस रिलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है एंड वो बिजनेस अगर फ्रूटफुल होता है, सो दैट इज़ वेरी मच एडवांटेजियस फॉर बोथ दी कंपनीज। इससे जो हमारा बिजनेस रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा ये होता है, अच्छा बना रहता है। फिर फैसिलिटेट्स यूसेज ऑफ सरप्लस फंड्स। अब देखिए एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है एंड एक कंपनी है जिसके पास बहुत कम पैसा है। तो जिस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो हमेशा चाहती है कि ये पैसे को मैं किसी कंपनी में लगाऊं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट सोर्स बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी डायरेक्टली किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इससे जो उसका पैसा जो कि ऐसे ही पड़ा रहता था वो अब एक अच्छे काम में लग सकता है। ओके, फिर है
लिमिटेशन इन अमाउंट दैट कैन बी। अब इसका डिसएडवांटेजेस पे हम लोग आ चुके हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है। अब देखिए, लिमिटेशन इन अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड। देखिए इसमें जो होता है, इसका एक रूल है। वो रूल क्या है कि a company which wants to lend more than 10% of its net worth to a single company, and a company which wants to lend cannot lend more than 10% of its net worth to a single company, and cannot lend beyond 30% of its net worth in total. Thus this limits the amount which can be invested. अब देखिए भाई, हमारा जो कंपनी है, हमारे कंपनी के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपनी लॉ ने पूरे तरीके से छूट दे दिया कि भैया तुमको जहाँ पर जितना पैसा लगाना है तुम उतना इन्वेस्ट करो, तो हम क्या करेंगे, अपना सारा पैसा ले करके अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे, इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास 0% का फंड बाकी रहेगा। अब जब अपने कंपनी के पास ही पैसा नहीं है तो वो ना ही बिजनेस करेगी ना ही वो कुछ करेगी, तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी नालायक बन जाएगी। ये जो कंपनी है, ये कंपनी कोई काम की नहीं रहेगी। इसीलिए ताकि एक कंपनी का वजूद ना खत्म हो जाए, कंपनी लॉ ने ये क्या रूल बना दिया है कि अगर एक कंपनी को दूसरे कंपनी में पैसा देना है तो दो, उसमें कोई भी यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन तुम एक कंपनी में अपने नेटवर्थ, मतलब तुम्हारा जो मतलब नेटवर्क का सिंपली मतलब आप मान के चलिए कि कंपनी की औकात कितनी है, मतलब कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने के हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं, तो ये बोला गया कि ये कंपनी इस कंपनी में 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। मतलब अगर ये कंपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो मैक्सिमम 10,000 रुपया ही सिर्फ इन्वेस्ट कर सकती है। 10,000 रुपया से 1 रुपया ज़्यादा भी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। एंड ये भी कहा गया कि अब तो ये बोलेगा ठीक है, मुझे एक कंपनी में मैंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं ऐसे 10 कंपनीज में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी एक रोक लगा दी गई। एंड वो रोक क्या है कि एक कंपनी में तो तुम 10% दे रहे हो, लेकिन तुम चाहे जितने भी कंपनीज में क्यों ना दो, उन सभी कंपनीज का टोटल इन्वेस्टमेंट 30% ऑफ योर नेटवर्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक कंपनी में तुम अपने नेटवर्थ का 10% लगाओ, लेकिन तुम चाहे हज़ारों कंपनीज में ही पैसा क्यों ना लगा लो, बट तुम किसी भी हालत में अपने नेटवर्थ का 30% किसी दूसरे कंपनी को या फिर किसी दूसरे ग्रुप ऑफ कंपनीज को नहीं दे सकते हो। ओके, सो ये आपको समझ में आया कि ये क्या है। मतलब एक कंपनी अगर चाहे तो दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो कर सकती है, लेकिन एक कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 10% का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एंड एक कंपनी चाहे 50 कंपनी में ही क्यों ना इन्वेस्ट कर ले, लेकिन सारे कंपनीज का मिला करके उसे सिर्फ 30% का ही इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। मतलब एक कंपनी किसी भी हालत में 30% से ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर किसी कंपनी को 30% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा तो वो यहाँ पर नहीं होगा। अब ये क्यों किया गया है ये हम आगे चल के जानेंगे। बस आप इतना जान करके रखिए कि ये जो चीज़ होती है ये बस रूल बोल दिया गया कि 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए हो सकता है कि देखिए आपका अगर कंपनी अच्छा आदमी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके कंपनी में घपलेबाज लोग हैं तो वो क्या करेंगे कि अपने कंपनी का सारा पैसा दूसरे कंपनी में एज एन इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे। एंड जो उस कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर रहेगा या फिर जो उस कंपनी से पैसा पाते होंगे उनको बोलेंगे देखो भैया हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हमने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो तुम्हारे लिए कोई पैसा ही बाकी नहीं रह गया है। तो इसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए उनसे ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि उनका सारा पैसा ले करके किसी दूसरे कंपनी में दे दिया गया। इसलिए बोला गया कि भैया इन्वेस्टमेंट करना है करो, लेकिन 30% से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो।
फिर है नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। अब जैसा कि मैंने कहा भैया शॉर्ट टर्म का सोर्स है, छोटे समय के लिए ही पैसा लाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरी जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी को हमेशा ही पैसा देती रहे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे ये कंपनी कामचोर बन जाएगी। इससे ये कंपनी कोई दूसरा तरीके के बारे में नहीं सोचेगी, सोचेगी अरे वो कंपनी है ना फाइनेंस करने के लिए, किस बात का टेंशन लेते हो। तो जब कोई कंपनी अपने इनिशियल स्टेजेस में होती है उस टाइम पे उसे फाइनेंस मिलता है, इट गेट्स फाइनेंस इन दैट इनिशियल स्टेज। लेकिन परमानेंट फाइनेंस जो है उसे वो कभी भी नहीं मिलता। इट डज नॉट गेट एनी काइंड ऑफ परमानेंट फाइनेंस। परमानेंट फाइनेंस उसे नहीं मिलने वाला है। ओके फिर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग द अमाउंट पेड। हो ही सकता है कि मैंने किसी दूसरे कंपनी में अमाउंट पे कर दिया, लेकिन वो जो अमाउंट है वो मुझे वापस नहीं हुआ। आई डिड नॉट गेट बैक दैट अमाउंट। इट माइट हैपन, क्योंकि वो कंपनी जो है वो कंपनी डूब गई। ओके फिर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। भैया जो डिपॉजिट मैं किसी दूसरे कंपनी में कर रहा हूँ ना, ये मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंपनी। आई एम नॉट एडवांसिंग एनी काइंड ऑफ लोन। मैं कोई लोन नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी तरीके का सिक्योरिटी या फिर मॉर्टगेज नहीं होता। वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज ना होने के कारण ये जो सोर्स है ये काफ़ी रिस्की भरा हो जाता है। एंड फिर अवेलेबल ओनली टू रेप्यूटेड कंपनीज। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं जो भी कंपनी मार्केट में होगा मैं सारे कंपनीज में पैसा लगाते जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जिस कंपनी में मुझे फ्रूटफुल अपना लगेगा, जो कंपनी अच्छे खासे पैसे अर्न करती होगी, मैं उसी कंपनी में अपना पैसा लगाऊंगा। तो जो कंपनी नई है उन कंपनीज को इसके थ्रू पैसा नहीं मिलता है, या फिर इसके थ्रू पैसा लाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके सो यही था हमारा थर्ड चैप्टर एंड सबसे लंबा चैप्टर, जो कि था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हैं। एंड ये जो पैसा है वो पैसा हम मेनली ला सकते हैं फ्रॉम द सोर्सेज विच इज़ नोन। ये हम किन किन सोर्सेज से ये पैसा ला सकते हैं वो सारा हम इसमें जान चुके हैं। ओके सो दिस इज व्हाट वी कॉल द जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब यहाँ पे इसका मैंने जैसे आपको कहा था कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे टोटल मैंने 7 आई थिंक मैंने अभी तक 7 लेक्चर्स बनाए हैं, 7 या 8 लेक्चर्स, आई डोंट रिमेंबर। तो आप एक काम कीजिए 7 या 8 लेक्चर, मतलब 7 या 8 घंटा, 8.5 घंटा अगर बहुत बेसी होगा तो आप हर एक लेक्चर को एक बार और देख लीजिए। एंड इससे आपके माइंड में एक जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको ये मालूम चलेगा कि लगभग में हर एक सोर्स का जब आप एडवांटेज लिखने जा रहे हैं या फिर जब आप डिसएडवांटेज लिखने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि सेम हैं। जैसे अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो ओनरशिप का पॉइंट हर किसी में सेम हो जाता है कि ओनरशिप जाएगी या फिर नहीं जाएगी, वोटिंग राइट्स जाएगा फिर नहीं जाएगा। एंड वहीं अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो यहाँ पर रिस्क जो है वो हर किसी में यहाँ पर हो जाता है, हर किसी को मिलता नहीं है, नॉट फॉर एवरीवन। तो अगर आप इन लेक्चर्स को दोबारा एक बार देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहीं पे हमारा जो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो यहीं पे एंड करता है। एंड जो हमारा पुराना एक सीरीज़ है जो कि मैंने 2020 एंड 2021 में अपलोड किया था, उस सीरीज़ में मैंने इसी चैप्टर को करीब 22 वीडियोज़ में इस चैप्टर को हमने कवर अप किया हुआ था, लेकिन हमने अभी सिर्फ इसे 7 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। एंड यस लेक्चर्स तो ज़्यादा है ही, बट फिर भी अगर मैं उन सभी पुराने लेक्चर्स का टाइम को जोड़ करके बताऊं तो इससे वो ज़्यादा ही होगा। तो हमने कम टाइम में अच्छा खासा जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब यही हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर था। एंड इसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। एंड जो अगला चैप्टर है वो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। वो मेरा फेवरेट चैप्टर है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी काफ़ी बोरिंग चैप्टर हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम मंडे से वो चैप्टर शुरू करेंगे। कल कॉमर्स की एक भी लेक्चर नहीं आएगी, कॉमर्स का लेक्चर अब सीधे मंडे से आएगा। तो आपको हम
आपसे मिलते हैं हम मंडे को। एंड यस, जो कि एक रीति रिवाज बन चुका है कि हमने आप सभी के लिए ये बुक लॉन्च की है जिसका नाम है कॉमर्स पुराण। इसका नाम ऐसा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें आईएससी क्लास 12 कॉमर्स से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ इसमें मौजूद है। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू बाय दिस बुक, देन यू कैन बाय दिस बुक फॉर ₹225, जो कि नॉर्मली आपसे लिया जाता है, बट क्योंकि अभी हमारा ऑफर चल रहा है तो ये बुक सिर्फ ₹200 में मिलेगा। इसमें शिपिंग चार्जेस अलग से हैं। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर चेक कीजिए। उस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम आप तक ये डिलीवर करवा के दे देंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड फॉर दिस चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। Till then, do take very good care of yourselves. Bye bye and Jai Hind. ध्यान रखिए।